नमस्कार दोस्तों, नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एसके कुशवाहा और आज हम क्लास आगे लेकर के चलेंगे स्टैटिक्स की, जो यूपी ट्रिपल एससी के एएसओ एग्ज़ाम यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। आज आपका चैप्टर होगा अपकिरण की मापें, अर्थात मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, ये क्लास आप देख पा रहे होंगे स्टैटिक्स की, ये 11th क्लास है। ठीक है, 11वीं क्लास हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अपकिरण क्या है। ठीक है दोस्तों, अपकिरण है क्या? देखिए, अपकिरण का शाब्दिक अर्थ होता है बिखराव या फैलाव। क्या होता है दोस्तों? बिखराव या फैलाव। ठीक है, इसको दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। किसको भैया? अपकिरण को दो अर्थों में हम क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। प्रथम अर्थ जो होता है, यानी कि इसका प्रयोग जो हम करेंगे अर्थ के अनुसार में, प्रथम अर्थ होता है कि अपकिरण उन सीमाओं के अंतर को प्रकट करता है। अपकिरण उन सीमाओं के अंतर को प्रकट करता है जिनके अंतर्गत श्रेणी पद पाए जाते हैं या श्रेणी पद आते हैं। समझ में आ रहा है? अर्थात जैसे मान लीजिए ये समंक माला है आपकी, श्रेणी पद है, तो इनको क्या करेंगे हम, यानी कि इनका जो सीमा अंतर होगा, ठीक है ना, पहला और इनके मध्य जो अंतर होता है उनको दर्शाता है। प्रथम अर्थ तो ये हो गया। दूसरा अर्थ क्या होता है? दूसरे अर्थ में दूसरा अर्थ देखिए, जो आपके पास पदमाला है अर्थात समंक श्रेणी है, उनके जो माध्य होता है उनका क्या होता है? पद विचलन। क्या होता है? पद विचलन माध्य होता है। क्या होता है भैया? पद विचलन माध्य होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अपकिरण कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? इसके अंतर्गत पहला जो है हम पढ़ेंगे यहाँ पर अपकिरण के माध्यम से पहला हम पढ़ेंगे प्रसरण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रसरण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएंस। क्या कहते हैं दोस्तों? वेरिएंस कहते हैं। देखिए, वेरिएंस क्या होता है, यानी कि वेरिएंस को हम डिफाइन यदि करें तो इसका होता है प्रसरण जो होता है प्रमाप विचलन जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का ही एक मान होता है। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो आपका क्या निकलेगा भैया? वेरिएंस निकलेगा। ठीक है ना, प्रसरण निकलेगा। अब इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकलेगा आपका? वेरिएशन, यानी कि प्रसरण ज्ञात हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? बहुत इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के एग्जाम में, बहुत ही बढ़िया आपकी इसके सवाल भी हम अभी आगे हल करेंगे। अच्छा, पूछा और क्या पूछा जा सकता है? देखिए, जो प्रसरण होता है इसको कहते हैं अपकरण की दो घात। क्या कहते हैं? द्वितीय घात। अपकरण की क्या कहते हैं भैया? द्वितीय घात कहते हैं। इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कौन अपकिरण की दूसरी घात कहलाता है? अपकिरण की दूसरी यानी कि द्वितीय घात कौन कहलाएगा भैया? प्रसरण कहलाएगा। और जो आपका प्रमाप विचलन होता है, क्या होता है भैया? प्रमाप विचलन होता है, ये इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? प्रमाप विचलन को माध्य विचलन भी कहते हैं। और ये आपका आ जाएगा प्रथम अपकिरण की प्रथम घात। इसको क्या कहेंगे भैया? अपकिरण की प्रथम घात। दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। अपकिरण की प्रथम घात कौन कहलाता? प्रमाप विचलन। अपकिरण की द्वितीय घात कौन कहलाता भैया? प्रसरण, यानी कि वेरिएंस कहलाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसका याद रखना। प्रसरण यानी कि वेरिएंस बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आप कर दोगे, आपका वेरिएंस निकल आएगा। इसको हम व्यक्त करते हैं लैम्डा से। लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या होगा? वेरिएंस। याद रखना, इसकी वैल्यू हम आगे फाइंड करेंगे क्वेश्चनों में। चलिए, अब बात आई कि अपकिरण को ज्ञात करने के लिए, अपकिरण को पाने के लिए यानी कि ज्ञात करने के लिए विधियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, अपकिरण ज्ञात करने की विधियां। सबसे पहले आपका आएगा विस्तार, यानी कि विस्तार आपको पढ़ना है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं भैया रेंज। क्या कहते हैं इसको? रेंज कहते हैं। दूसरा आपका आ जाएगा अंतर चतुर्थक विस्तार। ठीक है, अंतर चतुर्थक विस्तार। इसको कहते हैं इंटर, अंग्रेजी में कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, फिर तीसरा आपका आएगा शतमक विस्तार। क्या होगा भैया? शतमक विस्तार। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं परसेंटाइल रेंज।
परसेंटाइल रेंज कहते हैं इसको। ठीक है, जो चौथा आपका होगा चतुर्थक विचलन। क्या होगा? चतुर्थक, इन चीज़ों को याद रख लीजिएगा, चतुर्थक विचलन आएगा। इसको क्या कहते हैं? क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन। पांचवा जो आपका होगा चतुर्थक विचलन हो गया। अब सप्तमक विचलन आएगा या प्रमाप विचलन। क्या इसको कहते हैं? प्रमाप विचलन। पांचवी विधि जो होगी आपकी प्रमाप विचलन होगा। फिर क्या होगा? माध्य विचलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माध्य विचलन आपका आएगा। माध्य विचलन के बाद आपका एक और होता है अन्य विचलन भी। ठीक है, और अन्य, इसमें आ जाते हैं अन्य विचलन। और लास्ट का जो होगा आपका, ये होगा सातवां, ये होगा आठवां। जो आपका आठवां होगा भैया, ठीक है, ये होगा लॉरेंज वक्र। क्या होगा? लॉरेंज वक्र। इन विधियों से हम क्या करेंगे? अपकरण की मापों को ज्ञात करेंगे। क्लियर है? सबसे पहला आपका आएगा दोस्तों विस्तार। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो है अपकरण की माप ज्ञात करने की विधियां हैं। कितनी विधियां बताई? 8 विधियां बताई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विस्तार को। बहुत ही सरल है ये विस्तार ज्ञात करने के लिए, अर्थात किसी भी श्रेणी का रेंज ज्ञात करने के लिए, चाहे वो खंडित श्रेणी हो, चाहे वो कंटिन्यूअस यानी कि सतत श्रेणी हो, चाहे व्यक्तिगत श्रेणी हो, तीनों प्रकार बहुत अच्छे से हम इसको ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले विस्तार को हम जानेंगे। विस्तार होता क्या है, रेंज क्या होता है। मान लीजिए जो हमारी क्या एक श्रेणी दी गई है, इसमें पद दिए गए हैं 3, 2, कंटिन्यू चलो कर लेते हैं, यानी कि क्रम से लिख लेते हैं 9, 10, 11। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसका हमें रेंज ज्ञात करना है। रेंज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे छोटा पद लेंगे और सबसे बड़ा पद लेंगे। सबसे छोटा पद, सबसे बड़ा पद, और इनका अंतर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? अंतर निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा? आपका रेंज निकल आएगा दोस्तों। क्या निकलेगा? रेंज। अब देखो, जैसे हमें फॉर्मूला बनाना, अर्थात रेंज बराबर होता क्या है, तो हम क्या करेंगे? L माइनस एस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? L माइनस एस। L क्या है यहाँ पर? आपकी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज, यानी कि इस सीरीज में जो सबसे लार्जेस्ट पॉइंट है उसको लिख लेंगे। और S का मतलब है यहाँ पर स्मॉलेस्ट पॉइंट, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। तो L माइनस एस कर दिया तो आपका क्या ज्ञात होगा? आपका ज्ञात हो जाएगा रेंज। क्लियर हो गया? रेंज ज्ञात हो जाएगा। अब यदि हमें इसकी परिभाषा बतानी हो तो कैसे बताएंगे? देखिए, विस्तार का आशय किसी समंकमाला के सीमांत मूल्यों का अंतर होता है। ठीक है ना? इसकी परिभाषा यदि बतानी तो कैसे बताएंगे? विस्तार किसी समंकमाला के सीमांत मूल्यों का अंतर को क्या कहते हैं? हम रेंज कहते हैं। क्लियर हो गई बात? सरल शब्दों में कहें तो जो श्रेणी है, समंकमाला है या पदमाला है, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू के अंतर को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। लार्जेस्ट वैल्यू S और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? लार्जेस्ट वैल्यू L हो जाएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू S हो जाएगी। अब प्रसरण गुण, यानी कि आपको विस्तार गुणांक निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? विस्तार गुणांक। तो उसका सूत्र भी मैं बताए दे रहा हूँ। ठीक है, विस्तार गुणांक भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रेंज बराबर क्या होगा? फॉर्मूला भी बताया, रेंज बराबर हो जाएगा L माइनस एस। L क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू, S क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब यहाँ पर हमें निकालना है तो क्या? विस्तार गुणांक। क्या निकालना भैया? विस्तार गुणांक निकालना, अर्थात कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? L माइनस एस जो लिखा था उसको ज्यों का त्यों कर देना है, और यहाँ पर कर देना है L प्लस एस। L प्लस एस, अर्थात लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे, भाग देंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकल आएगा, विस्तार गुणांक। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए, पहला इसके सामने क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स इस प्रकार से दिए गए हैं। आपको ज्ञात क्या करना है? रेंज ज्ञात करनी है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज यानी कि विस्तार गुणांक भी आपको ज्ञात करना है।
तो देख लीजिए भाई इसको कैसे ज्ञात करेंगे। रेंज हमने क्या बताया, लार्जेस्ट वैल्यू क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू ज्ञात करेंगे, माइनस कर देंगे, आपका निकल आएगा रेंज। तो देखो यार इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू यही है 46 कर लेंगे। एंड सबसे छोटी वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है, 4 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 4, और इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 42। तो रेंज तो आपका निकल आया, रेंज कितना निकला 42, ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज यदि आपको निकालना है तो कोएफिशिएंट रेंज बराबर होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल हो जाएगा, हमने क्या बताया था, L माइनस एस बटे L प्लस एस। तो देखो यार यहाँ पर इसकी वैल्यू तो आ गई आपकी 40, और इन दोनों को जोड़ दो तो 46 और 4 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व कर देना तो हो जाएगा 0.84। ठीक है, 50 का भाग किस में दोगे, 42 में दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.84। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज कैसे निकालनी है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालनी है, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये तो हो गया आपकी व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी भी हम पढ़ेंगे और सतत श्रेणी भी पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलिए करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्न से विस्तार और विस्तार गुणांक की गणना करो। तो हम क्या करेंगे, पहले आपको क्या निकालना, रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, सबसे छोटे सबसे बड़ा पद क्या हो गया 12 हो गया, सबसे छोटा पद क्या हो गया -12 हो गया, अर्थात सबसे बड़े पद में सबसे छोटे पद को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 24, यानी कि रेंज जो आपकी निकल के आएगी वो जाएगी 24। अब हमें कोएफिशिएंट क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें यहाँ पर L माइनस एस बटे में L प्लस एस करना होता है। L माइनस एस क्या हो जाएगा यहाँ पर 24, और L और प्लस एस, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि +12 और -12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा। अर्थात 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो क्या आता है, इनडेफिनेट आ जाएगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा इनडेफिनेट। ठीक है, कोएफिशिएंट रेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि निम्न समंक माला से आपको विस्तार और विस्तार गुणांक यानी कि रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। यहाँ देखिए जब ऐसे इस प्रकार का दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी दी गई हो, ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा। हमें ज्ञात किससे करना है, इस एक्स की वैल्यू से ज्ञात करना है। तो सेम वही फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर आपको इसको ध्यान में नहीं देना है फ्रिक्वेंसी को। रेंज निकालनी है, सबसे बड़ा पद आपका कितना है 14 है, सबसे छोटा पद यहाँ पर आपका कितना है 4 है, अर्थात आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10। यदि आपको कोएफिशिएंट, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात करना है, तो आपका हो जाएगा L माइनस एस बटे L प्लस एस। L माइनस एस की वैल्यू कितनी है 10 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 14 4 कितना हो जाएगा 18, 10 बटे 18 हो जाएगा। यदि इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा 0.556, अर्थात ये क्या होगा आंसर आपका 0.556 ये आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर क्या सतत श्रेणी दी गई है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस सीरीज दिया गया है। कह रहा है कि इससे आपको रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात करना है। मासिक आय कितनी है, 100 से 120 में श्रमिकों की संख्या 40 है, 120 से 140 में 60, 140 से 160 में 80, 160 से 180 में 50 है, और 180 से 200 के बीच में श्रमिकों की संख्या 20 है। हमने बताया कि यदि आपको रेंज ज्ञात करना है तो यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी हुआ ना, बारंबारता हुई, तो इसको हमें ध्यान में नहीं रखना है। ध्यान किसको रखना है, इसको, ठीक है। तो आपकी हाईएस्ट रेंज क्या हो जाएगी 200 हो जाएगी, लोएस्ट रेंज क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर हो जाएगी 100, अर्थात लार्जेस्ट वैल्यू रेंज आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। रेंज ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ा संख्या यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 200, इसमें से सबसे छोटी वैल्यू यानी कि 100 को माइनस कर दोगे तो 100 आपका क्या हो जाएगा, रेंज निकल आएगा। अब यदि हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमको ज्ञात करना है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात करना। तो इसको भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो भैया। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, L माइनस एस बटे L प्लस एस हो जाएगा। देखिए L माइनस एस यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू में स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करना है, तो आपका कितना आएगा 100। और यदि आपको लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू को जोड़ना है 100 और 200 और 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा आंसर, इसका आंसर वही हो जाएगा आपका 0.267, सॉरी कितना हो जाएगा 0.33 होगा यार, कितना होगा 0.33 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 0.33 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी ये कह रहा है कि आपको रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात करना है। यहाँ देखिए लिखा है 15 से 19, फिर 20 से 24, फिर 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39 लिखा है। इसको यदि हम कंटिन्यूअस श्रेणी में बदलेंगे तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर ख़त्म होता है वहीं यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो छोटा सा ध्यान दे लेना आप, 15 से 19 लिखा है, क्या लिखा है 15 से 19। तो हम क्या करेंगे इसमें से आधा घटा देंगे, अर्थात हो जाएगा आपका 14.5 और इसमें आधा जोड़ देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 19.5। याद रहेगा, इसमें एक घटाना है इसमें एक जोड़ना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 19.5, यहाँ हो जाएगा 24.5। इसमें से एक घटाया आधा घटाया तो क्या हो जाएगा 24.5, इसमें आधा जोड़ दिया 29.5, यहाँ हो जाएगा 29.5, 29.5 से 34.5 हो जाएगा, यहाँ 34.5 से 39.5 हो जाएगा। इसके बाद जो आपकी फ्रिक्वेंसी आएगी, ठीक है, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमको निकालना है भैया रेंज, क्या ज्ञात करनी है रेंज। तो हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी को ध्यान में देंगे क्या, नहीं, हमें क्या करना है फ्रिक्वेंसी पे ध्यान नहीं देना है, हमें रेंज निकालना है। लार्जेस्ट वैल्यू आपको निकालनी है तो कहाँ से निकालोगे, इससे, और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी आपकी क्या होगी, ये वाली। तो कर देते हैं L माइनस एस होता है, L की वैल्यू आपकी है 39.5 और यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी 14.5। तो जो आपकी रेंज निकल के आएगी कितनी आएगी, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 1, अर्थात कितना हो जाएगा 2, यानी कि 25 हो जाएगा। जो आप 25 ईयर जो आपका होगा वो क्या होगा दोस्तों, आपका रेंज हो जाएगा। अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला L माइनस एस अपॉन L प्लस एस निकालना है। L माइनस एस आपका कितना है 25 है, L प्लस एस अर्थात इन दोनों को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 9 हो जाएगा आपका 14 और यहाँ हो जाएगा 2 और 3 5, यानी कि कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 54। अब 54 का भाग दोगे 25 में तो आपका आंसर आएगा 0.463, क्या आएगा 0.463, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखिए रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए अगले टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न समंकों के बीच से 50% व्यक्तियों के आय का विस्तार और विस्तार गुणांक आपको ज्ञात करना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है 50% आपको निकालना है। तो हम क्या भाई निकालेंगे, 50% निकालने के लिए दो भागों में बांटना पड़ेगा, अर्थात हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से चतुर्थक, क्या निकालना पड़ेगा चतुर्थक विस्तार ज्ञात करना पड़ेगा हमें। तो हम देखो करते क्या है, यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ पर्सन दिया गया, नंबर ऑफ पर्सन दिया गया यहाँ पर 7, यहाँ पर दिया गया है 12, 18, 25 और इसके बाद 20, 13 और 5। तो इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 50% निकालना है तो हम यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। अब हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, CF निकाल लेंगे, ठीक है ना, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 7 है, 7 का 7 लिख दिया, 7 में 12 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 में 18 जोड़ा तो 9 8 17 यहाँ पर हो जाएगा, 2 और 1 3 यहाँ पर आपका हो जाएगा 37। 37 में आप क्या करोगे 25 जोड़ोगे, 7 5 हो जाएगा 12, 3 और 3 हो जाएगा 6 62 हो जाएगा, 62 में 20 जोड़ोगे आपका 82 हो जाएगा, 82 में आप 13 जोड़ोगे तो आपका 95 हो जाएगा, 95 में 5 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 100। अब 100 क्या है, अर्थात n की वैल्यू जो होगी आपकी कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, n की वैल्यू क्या होगी 100। अब हमें यदि चतुर्थक विस्तार निकालना है तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात होना चाहिए,
देखो होता है Q3 माइनस Q1 होता है, ठीक है। तो Q1 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए Q1 बराबर होगा आपका, सबसे पहले क्या निकालना, दशमलव निकालना है ना। तो यहाँ पर आपको 4 बराबर भागों में श्रेणी को बांटा जाएगा। 4 बराबर भागों श्रेणी में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, n/4 करेंगे। तो ये आपका जो Q1 है उसका पद ज्ञात हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो गया, 100/4 कितना हो जाएगा आपका 25। अब 25 हम कहाँ देखेंगे, 25 देखेंगे CF में कि कहाँ पर है। तो ये वाला आपका वैल्यू 25 कहाँ पर होगा, देखो 19 तो छोटा है, इसमें होगा ना, समाहित होगा। तो ये जो आपका Q1 इस श्रेणी में आएगा, ठीक है। अब Q1 अभी ज्ञात नहीं हुआ, ठीक है, Q1 ज्ञात नहीं हुआ। फॉर्मूला क्या है Q1 ज्ञात करने का, Q1 ज्ञात करने का Q1 बराबर L हो जाएगा, L प्लस n/4, इसके बाद माइनस में कैपिटल F बटे में हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल f और मल्टीप्लाई हो जाएगा h। देखो f क्या है, जो श्रेणी पद है आपका, ठीक है ना, श्रेणी जिस पद में आपका Q1 आना है उसके जस्ट पहले की संचयी बारंबारता है, और f क्या है, उसी पद की बारंबारता। h क्या होता है, h आपका वर्ग अंतराल होता है, आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिए होंगे। तो l यानी कि सबसे लोएस्ट वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। n/4 कितना आपका आया है, 25 आया है। यहाँ पर f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी, बटे में यहाँ पर f कितना है, f आपका हो जाएगा 18, और मल्टीप्लाई h कितना है, यानी कि वर्ग अंतराल कितना है दोस्तों, 10 है। वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए इसको हल कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका 20/25 में से 19 घटा दिया तो कितना हो जाएगा, 6 आपका हो जाएगा, बटे में 18 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। 6 × 18, 10 का भाग दोगे 3, 10 में 3 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 9, 3.333 हो जाएगा। अर्थात Q1 जो आपका आएगा, Q1 बराबर हो जाएगा 23.33। क्या हो जाएगा दोस्तों, 23.33 आपका Q1 ज्ञात हो गया। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। हम यही ज्ञात कर देंगे Q1 बराबर कितना हो गया, Q1, ये फॉर्मूला मैं यही लिखा रहने दे रहा हूँ, और यहाँ पर आपकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, कितनी आई है, 23.33। ठीक है, 23.33। अब हमें Q3 ज्ञात करना है। Q3 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, थर्ड पार्ट का निकालना था हमको। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3n/4 माइनस में, सॉरी, अब पहले हमें ये रेंज तो ज्ञात करनी होगी कहाँ पर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3n/4 कर देंगे, अर्थात 3 × n की वैल्यू आपकी 100 है, बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25 × 3 = 75। अब देखेंगे 75 कहाँ पर है, 62 कम है 82, अर्थात Q3 का जो मध्य वैल्यु होगी यहाँ पर Q3 आएगा। सेम फार्मूला उसी में लगा देंगे। Q3 बराबर क्या होगा, Q3 बराबर होगा L प्लस, वहाँ पर क्या था, n/4 था, यहाँ पर 3n/4 हो जाएगा, माइनस में है, बाकी सेम वैल्यू वही रखनी है आपको। ठीक है, L इसकी लोएस्ट जो है कितना है, 40 है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 40, प्लस में 3n/4 कितना है आपका, 75 है। F यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल F 62 होगा, 62 लिख देंगे, और स्मॉल f यानी कि क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, h कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर 40 ज्यों का त्यों कर लिया, 75 में 62 घटा देंगे, कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 × 5 = 12, 7 आ जाएगा, बटे में 20 गुणा में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना आएगा, 13 आएगा, सॉरी कितना आएगा, 13/20 × 10। अब इसको सॉल्व करोगे Q3, अगर हमको क्या निकालना है, Q3 निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 46, इसको सॉल्व कर दोगे तो 46.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46.5। तो Q3 आपको ज्ञात हो गया 46.5, Q1 आपका कितना था, 23.33। अब हमें रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q3 में से Q माइनस कर देंगे। Q3 में क्या करेंगे, Q माइनस कर देंगे, तो आपका रेंज निकल आएगा 46.5। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसमें क्या है, Q3, अब Q3 कितना था आपका, 46.5। रेंज निकालना है आपको, क्या निकालना है, रेंज। Q3 में से 46.5 आ गया, और यहाँ था आपका 23.33। तो जो आपकी रेंज निकलेगी कितना हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, यहाँ 4 और 1 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4 2 6 2, कितना हो जाएगा, 22.17 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 22.17, 3 3 6।
सॉरी यार 23 होगा, 23 दशमलव, ठीक है ना, यहाँ पर हासिल नहीं आएगा, 23.17 आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब देखो इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकलेगा वो कैसे निकलेगा, पहले तो आपने पहले क्या किया था, रेंज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए आपने लोएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू बटे में लोएस्ट लार्जेस्ट वैल्यू और प्लस में स्मॉलेस्ट वैल्यू किया था। अब यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, Q3 माइनस Q1 ज्ञात कर रहे हैं, तो सेम इसमें कर देना है कोएफिशिएंट रेंज निकालने के लिए, Q3 माइनस Q1 अपॉन क्या हो जाएगा, Q3 प्लस में Q1 हो जाएगा, वैल्यू आपको रख देनी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 23.17 और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और यहाँ हो जाएगा 5 3 8, यहाँ हो जाएगा 6 3 9 और यहाँ हो जाएगा 4 और 2 6, यानी 69.83 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा भैया 0.3318, ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने रेंज पढ़ा, क्लास लंबी नहीं करेंगे, छोटा छोटा करेंगे ताकि आपको बोरियत ना महसूस हो। अगली जो क्लास है, ठीक है, अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अभी आपका ये हो गया रेंज, अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ेंगे, ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार, क्या पढ़ेंगे, अंतर चतुर्थक विस्तार, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, कुछ नॉलेज दे पाया हूँ मैं आपको असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप वीडियो को चैनल को हमारे ज़रूर करना है और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ एक बात और, यदि आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं बिल्कुल फ्री, आपके हिंदी के प्रैक्टिस सेट हैं, ऑनलाइन टेस्ट हम लोग दे रहे हैं बिल्कुल फ्री में, हिंदी के हैं, साइंस के, जनरल साइंस, ज्योग्राफी है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको लिंक मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट में लॉगिन करना नहीं भूलना है, www.nobelexamcity.in में, ठीक है, nobelexamcity.in में लॉगिन करना है। वहाँ पर मेन्यू में आप जाएंगे तो लिखा होगा फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट, उसमें क्लिक करके आप सारे टेस्ट हल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।